Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So now in this video we will discuss 15 questions of pedagogy. आज की इस वीडियो में हम pedagogy के 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. तो जो pedagogy के क्वेश्चंस लिए वो मैंने लिए सीटेट पेपर 2 जनवरी 2021 के प्रीवियस पेपर्स लिए, ठीक है. तो जो ये सोशल स्टडीज या सोशल साइंस के जो टीचर्स बनना चाहते हैं उनका सीटेट पेपर 2 का है. बट पैडागॉजी है, पैडागॉजी तो आप किसी भी पेपर 2 वाले कोई भी कर सकता है, बिकॉज पैडागॉजी तो एनटीटी, डीएसबीई, पीआरटी सब में आती है. तो पैडागॉजी तो कहीं ना कहीं आपको सब में ही हेल्पफुल करेगी. तो जितने ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं पैडागॉजी का उतना अच्छे से हमें पैडागॉजी समझ आती है. तो ये वीडियो आप सब देख सकते हैं एंड मैं कोशिश करूंगी कि रेगुलर आपके लिए 15 क्वेश्चन की सीरीज लाऊं. एंड आप सारी पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आपको जो 15 क्वेश्चन आते नहीं. एंड 15 क्वेश्चंस के आपके अगर करेक्ट आंसर निकलते हैं तो उसके आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताएंगे कि आपके टोटल कितने मार्क्स बने हैं 15 क्वेश्चन में. एक तरह से आप अपना टेस्ट ले रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम और टीचर शुड. अगर क्लासरूम में एक मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करना है तो टीचर को क्या करना चाहिए? हेल्प स्टूडेंट्स टू रेगुलेट देयर ओन इमोशंस एंड मोटिवेशंस. की स्टूडेंट्स की मदद करनी चाहिए, अपने इमोशंस एंड मोटिवेशंस को रेगुलेट करने में उनकी मदद करनी चाहिए. सेकंड, कैटेगराइज एंड लेबल स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस एंड मेक्स एबिलिटी ग्रुपिंग. कैटेगराइज या लेबल कर दो स्टूडेंट्स को, उसके अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना, बच्चों की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको ग्रुपिंग कर देना. प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कसिंग अमंग चिल्ड्रन टू बिल्ड मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स. कि डायलॉग एंड डिस्कशन बच्चों के अंदर परफॉर्मेंस प्रमोट करना ताकि मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स डेवलप हो सके, बिल्ड हो सके. इग्नोर डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम एंड फॉलो स्टैंडर्ड्स मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन. इग्नोर करना चाहिए डाइवर्सिटी को क्लासरूम और एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए जो होता है इंस्ट्रक्शन का. सो अकॉर्डिंग टू विच इज करेक्ट. यहाँ पे ऑप्शन दिए फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों करेक्ट है. फर्स्ट, थर्ड या सेकेंड, थर्ड. सो जो इग्नोर वाला पॉइंट कह रहा है कि इग्नोर करना चाहिए बच्चे को, ऐसा तो कोई भी टीचर नहीं करता क्लास में कि डाइवर्सिटी में क्लासरूम है और आप उस बच्चों की जो डाइवर्सिटी की नीड है उसको आप इग्नोर करो, एक प्रॉपर फॉर्मेटिव फॉलो कर रहे हो. नो. सो ये तो आपका हो गया रॉन्ग, फोर्थ वाला. तो जहां जहां फोर्थ ऑप्शन थे वो कट हो गए. ये वाला ऑप्शन कट, ये वाला ऑप्शन कट. अब इन दोनों में थर्ड कॉमन आ रहा है. क्या आ रहा है? कॉमन. इट मीन्स थर्ड वाला पॉइंट तो करेक्ट है हमारा कि डायलॉग एंड डिस्कसिंग में बच्चों में मदद करनी. सेकंड है कैटेगराइज एंड लेबल. क्या एज अ टीचर आपको लेबल करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि कोई वीक है तो उसको वीक वाला ग्रुप अलग बना दिया, एवरेज वाले स्टूडेंट्स का ग्रुप अलग बना दिया, या जो स्पेशल चिल्ड्रंस है उनका अलग बना दिया. नो. तो कहीं ना कहीं एज अ टीचर आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है बच्चे पे. सो आप ये चीज नहीं करोगे. सेकेंड, हेल्प स्टूडेंट्स टू रेगुलेट देयर. बच्चे की मदद करना उसके इमोशंस को रेगुलेट करने में या मोटिवेट करने में. तो एज अ टीचर आप बच्चे की मदद तो करेंगे. सो जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट एंड थर्ड, आपका सी वाला. तो ये आपका करेक्ट है. सो अगर आप लोगों का ये फर्स्ट आंसर करेक्ट है, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में मैसेज किया था, सो कांग्रेस, दिस इज योर करेक्ट आंसर. देन योर सेकेंड क्वेश्चन इज which of the following is not an effective strategy to address learners from disadvantaged and deprived backgrounds. इनमें से कौन सा एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है कि लर्नर्स को एड्रेस करना डिसएडवांटेज या डिप्राइव बैकग्राउंड से? कौन सी एक अच्छी स्ट्रेटेजी ना होगी? मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू सेट मॉडरेटली चैलेंजिंग गोल्स एंड प्रोवाइड एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट. कि उस बच्चे को इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मोटिवेट करना. तो अगर कोई बच्चा डिसएडवांटेज ग्रुप से है तो एज अ टीचर आप उसे मोटिवेट करोगे एंड उसको काफी चीजें प्रोवाइड कराओगे, इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट दोगे. तो ये तो करेक्ट है, ये तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी मानी जाएगी. सेकेंड, फ्रॉम कोलैबोरेटिव ग्रुप टू वर्क ऑन एक्टिविटीज एंड एनकरेज स्टूडेंट टू सपोर्ट ईच अदर. कि ग्रुप वर्क दोगे, एक दूसरे को बच्चे सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा भी ओपनली अपने पॉइंट्स रख पाएगा. तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छा इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है टीचिंग की. And talk to the learners to understand their needs and challenges faced by them. As a teacher आपको बच्चे से बात करनी चाहिए कि वो क्या क्या challenges फेस कर रहे हैं, क्या क्या problems वो फेस कर रहे हैं. And the last, asking the learners to enroll for tuition outside of school
so that the teacher does not have to pay much attention to them. कि बच्चे से बोलना कि आप ट्यूशन लगा लो एंड ताकि वो ट्यूशन टीचर सेपरेटली उस पर ज्यादा ध्यान दे, ताकि आप एज अ टीचर आपको ज्यादा ध्यान ना देना पड़े. तो कहीं ना कहीं टीचर ये कभी भी किसी बच्चे को नहीं कहेगी कि आप ट्यूशन लगाओ. तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गया, ये एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं हुई बच्चे को एड्रेस करने की. कोई भी टीचिंग में आप ये अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं मानी जाएगी. नेक्स्ट थर्ड इज फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन डैश देयर लर्निंग. फिजिकल और इमोशनल हेल्थ होती है चिल्ड्रन की, डैश देयर लर्निंग क्या करती है, लर्निंग से क्या है, इज नॉट रिलेटेड टू लर्निंग. फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ चिल्ड्रन की नॉट रिलेटेड टू लर्निंग. इट हैज एन इनसिग्निफिकेंट रोल इन, डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन, या प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. तो कहीं ना कहीं फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे की लर्निंग में. थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि विदाउट लर्निंग फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ बच्चे की लर्निंग पे अगर ये अच्छी नहीं होगी तो बच्चे की लर्निंग पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा. तो ये दोनों चीजें प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल. अगर बच्चे की हेल्थ अच्छी है तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, रेगुलर क्लासेस अटेंड करेगा. अगर उसकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो वो रेगुलर क्लासेस भी नहीं अटेंड कर पाएगा, एंड जो उसकी लर्निंग होगी वो भी कम होगी अदर स्टूडेंट्स की कंपेरिजन. उसका जो IQ टेस्ट होगा वो अदर के कंपेरिजन कम होगा, क्योंकि वो रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहा है. नेक्स्ट फोर्थ इज इट इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट डैश लर्निंग एनवायरमेंट इन द क्लासरूम रेदर देन वन. कौन सा लर्निंग एनवायरमेंट क्रिएट करना चाहिए इन कंपैरिजन टू दिस. 4 ऑप्शन गिवन है आपको यहाँ पे. फर्स्ट ऑप्शन है फियरफुल एंड फैसिलिटेटिव. फियरफुल होना चाहिए और फैसिलिटेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है. कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, फैसिलिटेटिव नहीं होना चाहिए. ये भी कहीं ना कहीं गलत, फैसिलिटी तो प्रोवाइड करानी चाहिए. कोलैबोरेटिव रेदर देन कॉम्पिटिटिव. कोलैबोरेशन एक साथ मिलके करना चाहिए इन कंपेरिजन टू कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए. कॉम्पिटिटिव होना चाहिए या कोलैबोरेटिव नहीं होनी चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज बेस्ट वेरी सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर करेक्ट होगा जो इम्पोर्टेंट है लर्निंग एनवायरमेंट में और जो कंपेरिजन टू अदर. तो जल्दी से बताइए विच वन इज करेक्ट. सो जो करेक्ट आंसर है वो है कोलैबोरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव, क्योंकि जो हमारी लर्निंग होनी चाहिए वो कोलैबोरेटिव होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मिलके कोलैबोरेटिवली वर्क करें. कंपटीशन नहीं होना चाहिए. बच्चा कोलैबोरेटिव लर्निंग में ज्यादा अच्छे से जल्दी सीख पाता है इन कंपैरिजन टू कॉम्पिटिटिव. देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अब आपको दिख रहा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी टू एंकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न. इनमें से कौन सा इफेक्टिव एग्जाम्पल है मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी का जो एंकरेज करता है स्टूडेंट को लर्निंग में. गिविंग टास्क डेट आर वेरी इजी. बच्चे को टास्क देना जो काफी इजी हो. क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर कॉम्पिटिशन. कंपटीशन के लिए कई सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना. प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ न्यू स्किल. स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कराना. स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है कि अगर उसको उस चीज में डालना, हेल्प करना, गाइड करना, ताकि वो उस चीज को सीख सके. एम्फेसाइजिंग ऑन कॉम्पिटिशन ऑफ वर्क रेदर देन लर्निंग. कॉम्पिटिशन पे फोकस करना रेदर देन लर्निंग की जगह कॉम्पिटिशन पे फोकस करना है. तो इसमें से कौन सा इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी हो जो एंकरेज कर रहे हैं हम बच्चे को लर्न करने के लिए. अगर हम बच्चे को टास्क दे देंगे इजी तो उसमें तो कुछ लर्निंग हो ही नहीं रही. एंड सेकेंड है अपॉर्चुनिटी बताना कॉम्पिटिशन. हमें यहाँ पे कॉम्पिटिशन थोड़ी ना क्रिएट करना है, हमें यहाँ पे क्या क्रिएट करनी है, लर्निंग बच्चे में, ताकि बच्चा सीख सके. तो जो थर्ड आंसर है प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग वाला, जिसमें हम बच्चे को हेल्प प्रोवाइड करेंगे, स्कैफोल्ड करेंगे ताकि वो लर्न कर सके न्यू स्किल्स. एम्फेसिस ऑन कॉम्पिटिशन. एंड कॉम्पिटिशन पे भी हम नहीं करेंगे, कॉम्पिटिशन की तो बात ही नहीं है. तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन की हम क्यों जोर देंगे लर्निंग है, क्योंकि हमें मेन वर्क तो हमारा क्या है, एंकरेज किसके लिए करना है, हमें लर्निंग के लिए. तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन को हम एम्फेसाइज क्यों करेंगे, उस पर तो जोर देंगे नहीं. तो ये वाला भी गलत है.
सो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. देन योर सिक्स्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन थिंकिंग इज नॉट करेक्ट. तो ये जो 4 स्टेटमेंट दी हुई है इनमें से कौन सी गलत है बच्चों की थिंकिंग के बारे में जो बोल रहा जा रहा है. चिल्ड्रन की थिंकिंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है जो इनमें से बताई गई है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट है चिल्ड्रन एक्टिवली थिंक अबाउट वेरियस फिनोमेना अराउंड दैम एंड हैव एन अर्ज टू एक्सप्लोर. कि चिल्ड्रन अपने आसपास की चीजों को बहुत ध्यान से लेते हैं और उसको एक्सप्लोर करने की उनमें इच्छा होती है. चिल्ड्रन आर बॉर्न विद क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम. चिल्ड्रन का बॉर्न जन्म ही इससे होता है क्यूरियोसिटी की, वो आसपास की चीजों को लर्न करना चाहते हैं. चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमेना एंड फिनोमिनन अराउंड देम. चिल्ड्रन अपनी खुद की थ्योरीज बनाते हैं जो भी आसपास होता है अराउंड देम उनके. चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑन देयर ओन एंड द प्राइमरी रोल ऑफ टीचर इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन. चिल्ड्रन अपने आप से नहीं सोच पाते कॉन्सेप्ट के बारे में एंड जो प्राइमरी रोल होता है टीचर का उन्हें प्रोवाइड कराए इन्फॉर्मेशन. तो जो कि गलत है चिल्ड्रन की थिंकिंग के बारे में वो है डी. हमें चिल्ड्रन को चांस देनी चाहिए, उन्हें ऑप्शन देना चाहिए ताकि वो एक्सप्लोर कर सके, ना कि टीचर उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी. तो ये तो रोट लर्निंग हो गई बच्चे की. इसमें बच्चा कुछ चिल्ड्रन की थिंकिंग को नहीं हम लोग बढ़ा रहे, इसमें एक तरह से हमने स्टॉप लगा दिया. हम उसे जैसा बोल रहे हो वैसा कर रहे हैं, वैसे ही लर्न कर रहे हैं. तो यहाँ पे वो एक लर्निंग चिल्ड्रन की थिंकिंग डेवलप नहीं हो रही. नेक्स्ट इज लर्निंग इज अ डैश एंड डैश प्रोसेस. लर्निंग एक कैसा है? सिंपल एंड इंडिविजुअल, कॉम्प्लेक्स एंड पैसिव, कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव, सिंपल या लीनियर. सो विच इज करेक्ट? सिंपल एंड इंडिविजुअल तो हो ही नहीं सकता. लर्निंग कभी इंडिविजुअल नहीं होती. हम हर जगह से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, बहुत डिफरेंट फेज में हम लाइफ के काफी कुछ सीखते हैं. तो इंडिविजुअल तो नहीं होती. कॉम्प्लेक्स होती है, पैसिव नहीं होती कि हम लोगों का उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, जो बोला जा रहा है बस हम लिए जा रहे हैं. नो, अगर कोई हमें सामने से कुछ सिखा रहा है तो हम लर्न नहीं कर सकते जब तक हम उसमें एंगेज ना हो. तो पैसिव तो हो ही नहीं सकती. तो ये बी वाला भी आपका रॉन्ग हो जाता है. नाउ थर्ड सी है कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव. कॉम्प्लेक्स तो करेक्ट है एंड एक्टिव भी होती है. मतलब कॉम्प्लेक्सिंग एक्टिव प्रोसेस है. अगर हम एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तभी वो लर्निंग डन हो पाएगी, अदरवाइज लर्निंग वो प्रोसेस डन नहीं हो पाएगा. और सिंपल एंड लीनियर नॉट पॉसिबल. एक लीनियर उसमें नहीं चलती हमारी लर्निंग. सो करेक्ट आंसर इज कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव. नाउ कम टू द 8th वन. A teacher should dash the social, cultural, religious and linguistic diversity in her classroom to facilitate meaningful learning. टीचर को क्या करना चाहिए? सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो उसकी क्लास में क्या फैसिलिटेट कराना चाहिए ताकि मीनिंगफुल लर्निंग हो. टीचर को अंडरस्टैंड करना चाहिए, निग्लेक्ट करना चाहिए, डिसमिस करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए. जल्दी से बताइए. इसको तो बहुत सिंपल सा आंसर है, तो आप सब अभी तक कर भी चुके होंगे. जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए इसका क्या आंसर होगा. सो एज अ टीचर आप बताइए, कोई भी नेगेटिव चीज तो नहीं होगी, कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदे की चीज होगी. तो टीचर निग्लेक्ट नहीं करेगी, ना ही इग्नोर करेगी, ना ही डिसमिस करेगी. अंडरस्टैंड करेगी, समझेगी एंड उसका अच्छे से यूज करेगी ताकि बच्चों को उसमें फायदा हो, बच्चे और भी चीजों को जान सके. उसको एक पॉजिटिव वे में यूज करके एडवांटेज लेगी उस चीज का और नेग्लेक्ट नहीं करेगी. In a dash classroom, teachers adapt their pedagogy and vary assessment to cater to individual students. In a dash classroom, teacher कौन से क्लासरूम में टीचर अडेप्ट करती है pedagogy and different assessment ताकि इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को जान सके उसकी उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या लर्निंग वर्क है. टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, बिहेवियरिस्ट, टीचर सेंट्रिक या प्रोग्रेसिव. टेक्स्ट बुक सेंट्रिक तो हो नहीं सकता कि जितना टेक्स्ट बुक में लिखा है, आप कॉपी में लिखा है उतना ही बच्चा लर्न करके बताए. वो तो कोई तरीका नहीं हुआ एसएस का. ये तो रॉन्ग हो गया. बिहेवियरिस्टिक नो. टीचर सेंट्रिक नहीं होना चाहिए कभी भी कि बच्चा टीचर सेंट्रिक है, टीचर के अकॉर्डिंग टीचर सेंटर्ड क्लासरूम है. नो. प्रोग्रेसिव होना चाहिए क्लासरूम जहां पे टीचर एडेप्ट कर सके पेडागोजी, वहां पे देख सके, एक्सेस कर सके कि किस बच्चे की क्या इंडिविजुअल स्टूडेंट की नीड है.
तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में ये चीज पॉसिबल है। सो अब 9 क्वेश्चन तक हम डन कर चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, जो कि बता रहा है चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल। चिल्ड्रंस का जो फेलियर होता है स्कूल में वो क्या बताते हैं? प्रूव दैट दीज चिल्ड्रन हैव जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट्स एंड हैंस शुड बी पुल्ड आउट फ्रॉम स्कूल। कि इनमें जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट्स है, जन्म से ही उनमें ये डिफेक्ट्स आ रखे हैं एंड इन्हें पुल आउट स्कूल से बाहर निकाला जाए। या सिग्निफाइड दैट पेरेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू सपोर्ट देयर चिल्ड्रन टू लर्न। या ये हमें ये बताता है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पा रहे बच्चे का लर्निंग में। या सजेस्ट दैट चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव बैकग्राउंड एंड नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग। कि जो छोटे जगह से या डिप्राइव बैकग्राउंड से होते हैं, जिनको इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं मिलती, वो वाले बच्चे कैपेबल नहीं है लर्निंग की, या ये हमें पता चलता है। या इंडिकेट्स दैट स्कूल हैज नॉट बीन एबल टू केटर टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ दिस चिल्ड्रन। अगर बच्चा फेल हो रहा है स्कूल में तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि स्कूल नहीं इस चीज में एबल नहीं रहा कि वो नीड्स एंड इंटरेस्ट जो चिल्ड्रन के है उसको प्रोवाइड करा सके। कहीं ना कहीं इसमें स्कूल की गलती होती है। टीचर्स को ये जो 3 पॉइंट है, जो सुटेबल आंसर है वो ये है। ये तीनों ऑप्शन ये करेक्ट नहीं है। चिल्ड्रन फेल हो रहा है स्कूल में तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है स्कूल बच्चे की नीड्स एंड इंटरेस्ट को फुलफिल करने में एबल नहीं रहा। देन कम टू द 11th वन। बाय वर्किंग इन ग्रुप्स टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर चिल्ड्रन। जब हम ग्रुप में वर्क करते हैं, टीचिंग करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे को, चिल्ड्रन क्या होते हैं? डिस्ट्रैक्ट एंड हैंस इट इज एन इनइफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी। कि बच्चे इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ये इनइफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी, अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। डेवलप कॉम्पिटिटिव टेंडेंसीज दैट हिंडर लर्निंग। ये डेवलप करती है कंपटीशन बच्चों के बीच में और जो रुकावट क्रिएट करती है लर्निंग में। आर एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थॉट प्रोसेसेस एंड शिफ्ट टू अ हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी। तो बच्चे रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने खुद के थॉट प्रोसेस बताते हैं और एक हाई लेवल पे जाते हैं कॉग्निटिव एक्टिविटी के। कैन डेवलप मिसकंसेप्शन विच इंटरफेयर्स विद देयर लर्निंग। मिसकंसेप्शन डेवलप हो जाता है अगर बच्चे ग्रुप में वर्क कर रहे हैं या इंटरफेरेंस आ जाती है उनकी लर्निंग में। तो जो बेस्ट आंसर है आप बताइए इसका बेस्ट आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू? विच वन इज करेक्ट? सो जो करेक्ट है, चिल्ड्रन आर एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थॉट प्रोसेस एंड हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी शिफ्ट करेंगे। कहीं ना कहीं वो अपने थॉट प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करेंगे, दूसरों के पॉइंट्स को भी जानेंगे अगर वो ग्रुप में वर्क करते हैं। एंड साथ ही साथ क्या होगा कि जो कॉग्निटिव लेवल की एक्टिविटी वो भी बढ़ेगी उनकी। नाउ योर 12th वन इज स्कूल डैश सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। स्कूल क्या है? प्राइमरी एजेंसी है, सेकेंडरी एजेंसी है, डज नॉट प्ले एनी रोल इन, प्ले वेरी लिटिल रोल इन। तो स्कूल क्या है? सेकेंडरी एजेंसी है सोशलाइजेशन की। क्या है? सेकेंडरी एजेंसी। एंड तो आप इधर सेकेंडरी एजेंसी पे कर देंगे। देन योर 13th इज विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरिस्ट प्रपोज दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट्स। कि चिल्ड्रन की जो थिंकिंग होती है वो डिफरेंट होती है एडल्ट के कंपैरिजन। तो कौन कह रहा है ये? हॉवर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजेट या लेव वाइगोट्स्की। ये जो बात कही है वो किसने कही है? पियाजेट ने। कि जो बच्चे की थिंकिंग है वो डिफरेंट होती है एडल्ट के कंपैरिजन। पियाजेट ने 4 स्टेजेस भी एक्सप्लेन करी है ना। तो मैंने आपको वीडियो चैनल पर भी अपलोड करी है पियाजेट के स्टेजेस की, तो आप वहां से देख सकते हैं। Which of the following statement about development is correct? कौन सी स्टेटमेंट इन चारों में से डेवलपमेंट के बारे में करेक्ट कह रही है? डेवलपमेंट occurs in a neat orderly set of stages predetermined by genetic factors. डेवलपमेंट एक नीट ऑर्डर में चलती है स्टेज में जो जेनेटिक फैक्टर्स द्वारा होते हैं। डेवलपमेंट इज अ सिंपल एंड यूनिडायमेंशनल। डेवलपमेंट सिंपल होती है और यूनिडायमेंशनल होती है। देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है उसमें कई सारी कल्चरल डाइवर्सिटी भी आ जाती है। चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो द सेम सिक्वेंस एंड एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेवलपमेंट। तो चिल्ड्रन जो भी पूरे वर्ल्ड में है वो सेम सिक्वेंस फॉलो कर रहे हैं डेवलपमेंट का और एग्जैक्ट टाइम हो रहा है।
तो ये जो डी वाला पॉइंट है, आपको क्या लगता है ये करेक्ट है? क्योंकि जो इसमें बोला जा रहा है कि जो जितने भी बच्चे वर्ल्ड में वो सेम सीक्वेंस और एग्जैक्ट टाइम पे डेवलपमेंट हो रही है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हर एक बच्चे की ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट होती है, तो डी वाला तो रॉन्ग है डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। एंड ये जो लास्ट बना है कि लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, काफी सारी कल्चरल डाइवर्सिटी आती है डेवलपमेंट में चिल्ड्रन की, तो हाँ कल्चर कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। डेवलपमेंट सिंपल और यूनिडायमेंशनल, तो ये नहीं कह सकते सिंपल नहीं होती। डेवलपमेंट नीड ऑर्डर स्टेज में चलती है, नो। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, कि कई सारे लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी आती है डेवलपमेंट में चिल्ड्रन की। देन कम टू द 15th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर हॉलमार्क ऑफ द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। इनमें से कौन सा मेजर हॉलमार्क है पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड का? मिडिल चाइल्डहुड में क्या होता है? रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स एंड ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग एंड एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, emergence to make believe play, development of logical thought that is concrete in nature। तो ये जो लास्ट पॉइंट है लॉजिकल थॉट, मिडिल चाइल्डहुड में छोटी एज में, इस एज में बच्चा लॉजिकल थॉट तो नहीं कर पाता। इमर्जेंस ऑफ मेक बिलीव प्ले में उसको इमर्ज करना, तो ये भी रॉन्ग है। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग एंड एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप करना, वो एब्स्ट्रैक्टली थिंक कर सके, तो ये भी रॉन्ग है। मिडिल चाइल्डहुड में बच्चा एब्स्ट्रैक्टली नहीं थिंक कर पाता। तो जो मिडिल चाइल्डहुड में बच्चे की डेवलपमेंट काफी रैपिड होती है, मोटर स्किल्स एंड ओवरऑल जो फिजिकल ग्रोथ होती है काफी तेजी से होती है। सो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ए बी। तो ये थी हमारी 15 क्वेश्चंस की सीरीज एंड डे 2 था जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस करे। लास्ट डे भी मैंने आपके साथ 15 क्वेश्चंस की सीरीज कराई थी। इफ अगर आपको ये समझ आया हो, और बताइए मुझे पहले तो कमेंट सेक्शन में कि आपको 15 में से कितने मार्क्स आपने अचीव किए, ताकि इससे हमें पता चलेगा कि हम पेपर में कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करी जाए उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। अच्छी चीज को, हर एक चीज को आप नोट करिए। अगर कोई चीज आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं एंड अगर आपको किसी पर्टिकुलर थ्योरी पे वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन में। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू एवरीवन।